अगर 1999 और 90 की बात करें तो 4-4.5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को घर से बेघर कर दिया गया, कश्मीर से बेदखल कर दिया गया। और वहीं मदरसों और मस्जिदों में ऐलान किए जाते थे कि कश्मीरी औरतों और लड़कियों को रख लो और मर्दों को यहाँ से बेदखल कर दो। आज जो पाकिस्तान के पट्टे कश्मीर के अंदर बैठे हुए हैं वो, या पाकिस्तान के इशारे पर यहाँ पर जो एड करते हैं मिलिटेंट्स के, वो मैं चाहूँगा कि सिक्योरिटी सिनेरियो सारा रिव्यू होकर, विशेष करके जो कश्मीर से जीत के आए हुए पंच सरपंच जो बीडीसी के चेयरमैन भी बने हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही थी। हर एक को 2-2 PSOs आप प्रोवाइड करो। बात यहाँ समझ नहीं आ रही है, अगर 2G पर्याप्त है तो फिर ये 5G का फाइबर क्यों बिछा रहे हैं? सीधा सीधा कह दीजिए जम्मू कश्मीर की जनता से हम 4G नहीं देंगे, आप फाइबर लगा लीजिए, तो हर कोई फाइबर ही लगा लेगा। यहाँ पर दिक्कत एक और बात पे भी आ रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चल तो 2G रहा है, लेकिन जो प्लान्स आ रहे हैं, अगर आपके पास एयरटेल सिम है, BSNL है, कोई भी सिम है, उसके प्लान्स वही हैं, 4G वाले ही हैं, वो चेंज नहीं हुए हैं। जब सुविधा आप 2G का दे रहे हो तो रिचार्ज भी तो 2G का लीजिए। क्यों जम्मू कश्मीर की जनता को लूटा जा रहा है? क्यों वो 4G का रिचार्ज करवाएं? क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिर्फ गरीबों के लिए है, जिनके पास पैसा है? क्या उनके लिए नारायणा है? अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप ही के पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना, वो भी नारायणा हॉस्पिटल में गए। अगर वो एम्स जिसका 5-5 बार उद्घाटन कर गई है भारतीय जनता पार्टी, अगर वो एम्स अभी तक बन गया होता तो शायद अभी नज़ारा कुछ और होता। मेडिकल कभी सरपंच तो कभी BDC के मेंबर की हत्या कर दी जाती है। ये जम्मू कश्मीर है जनाब, यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। इंटरनेट 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, 4G नहीं चल रहा है, जनता परेशान है, छात्र परेशान हैं। इन समस्याओं का हल आखिर कब निकलेगा और कौन निकालेगा? ऐसे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने के लिए इस समय मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व MLC और वरिष्ठ नेता विक्रम रंधावा हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। विक्रम जी, शुरुआत पहले करेंगे वैली से। आए दिन देखा जा रहा है वहाँ पर किसी न किसी की हत्या जो है वो आतंकवादियों द्वारा की जा रही है। पहले सरपंच, अब BDC के मेंबर की हत्या कर दी। आखिरकार चूक कहाँ हो रही है? क्योंकि देखिए, यही सरपंच और पंच पहले धरना प्रदर्शन करके ये कह रहे थे कि हमें, हमारी जान को खतरा है, हमें सिक्योरिटी दी जाए। अब BDC मेंबर की भी हत्या कर दी। आखिर सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जा रही? देखिए, पिछले तकरीबन 30 वर्षों से जम्मू कश्मीर के अंदर एक मिलिटेंसी जो है, पाकिस्तान स्पॉन्सर मिलिटेंसी, वो कार्यरत थी। उसका कारण कुछ भी हो सकता है। मिलिटेंसी कैसे बनी, कौन लोग थे, कौन लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, फिर बाहर अब यहाँ पर आके कौन लोग सॉफ्ट टारगेट बनाए गए। अगर 1999 और 90 की बात करें तो 4-4.5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को घर से बेघर कर दिया गया, कश्मीर से बेदखल कर दिया गया। और वहीं मदरसों और मस्जिदों में ऐलान किए जाते थे कि कश्मीरी औरतों और लड़कियों को रख लो और मर्दों को यहाँ से बेदखल कर दो। तो ये छोटी मानसिकता के लोग थे और तब से जो आग लगी हुई थी वो आग बढ़ती गई। अब कहीं ना कहीं जाकर मिलिटेंसी को एक धक्का लगना शुरू हुआ था जब केंद्र में एक मजबूत सरकार आई और पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो पूरी तरह से मुस्तैदी से काम करती हैं, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस जिसने कि बहुत सेक्रीफाइस भी किया है इस मिलिटेंसी के दौरान, और यकीनन अब मिलिटेंसी जो है अपने खात्मे की तरफ बढ़ रही थी। और कहीं ना कहीं बौखलाहट जो पाकिस्तान के पट्टे कश्मीर के अंदर बैठे हुए हैं वो, या पाकिस्तान के इशारे पर यहाँ पर जो एड करते हैं मिलिटेंट्स के वो, या फिर जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आ चुके मिलिटेंट्स हैं, तो उन्होंने कोई ना कोई अपनी रुकावट जो है बौखलाहट दिखानी होती है। उसका तौर तरीका उन्होंने ये सरल ढूंढा कि जो 3 टायर सिस्टम यहाँ मजबूत है, क्योंकि अभी LG की एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप है नहीं, तो 3 टायर सिस्टम यहाँ पर मजबूती से केंद्र सरकार ने यहाँ चुनाव भी करवाए। आपने देखा होगा नॉन पार्टी बेस पे चुनाव हुआ, उसके बावजूद भी कश्मीर में अच्छी तादाद में पंच और सरपंच चुन के भी आए। वो बेचारे सॉफ्ट टारगेट भी बने, कईयों की, चाहे अजय पंडिता हो, चाहे वो भूपिंदर सिंह हो, कईयों को शहीद किया गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये बौखलाहट जो है वो दिख रही है। पर हम यकीनन कह सकते हैं कि जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं, अजय पंडिता के कातिलों को पुलिस ने 2-3 दिन के अंदर ढूंढ के मार गिराया था। भूपिंदर सिंह के कातिल भी किसी तरीके से बख्शे नहीं जाएंगे। यहाँ तक आपने सवाल किया सिक्योरिटी का, इसमें कोई दो राय नहीं कि सिक्योरिटी की डिमांड भी हुई है और सिक्योरिटी प्रोवाइड भी की गई है। भूपिंदर सिंह जी के पास भी 2 PSOs थे, ये हमारे सैनिक कॉलोनी के निवासी हैं, और
बडगाम में इनका एक अच्छी पकड़ थी, वहाँ पर उन लोगों के साथ इनके अच्छे रिश्ते थे, मधुर और मजबूत रिश्ते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो फेलियर है मुझे लगता है इनके सिक्योरिटी गार्ड्स के पार्ट पर भी रहा, और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसीज उसको मौके को भांपने में कामयाब नहीं हो पाए कि कौन सा उन्होंने मौका देखा। और आपने देखा होगा कि भूपिंदर सिंह जी की बॉडी देख के लगता है कि उनके पीठ पे वार हुआ है, उनके यहाँ पे उन्होंने बस्ट हिट किया है, उनके चेहरे पे कोई चोट नहीं है। हालांकि जब मैंने मौका भी देखा, मैं उनके परिवार के साथ भी बैठा हूँ इस दुख की घड़ी में, तो हमने देखा है कि उन लोगों के अंदर आज भी वो जज्बा था। उनके बेटे को कह रहे थे कि हमारा पिता शेर था और उसने बलिदानी दी है सिर्फ तिरंगे की आन बान और शान को बरकरार रखने के लिए। और जहाँ उसने बताया भी है कि 15 अगस्त को इन्होंने बहुत बड़ा वहाँ कार्यक्रम भी किया, तिरंगा भी फहराया। विक्रम जी, आपको नहीं लगता कि आप कह रहे हैं कि चलिए इनके पास तो सिक्योरिटी थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभी पंच हैं, सरपंच हैं या फिर बीडीसी मेंबर्स हैं जिनके पास सिक्योरिटी नहीं है? जी जी। आपको नहीं लगता कि सरकार जो है वो देर कर रही है? क्योंकि एक के बाद एक इस प्रकार के हत्याकांड सामने आना ये चिंता का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन से कह रही है कि कश्मीर को हमने अच्छे से उसको संवारना है, कश्मीर के लोगों पर भरोसा जिताना है। ऐसे जिताएगी क्या सरकार भरोसा? इसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो ज़रूर चाहूँगा कि सिक्योरिटी सिनेरियो सारा रिव्यू होकर, विशेष करके जो कश्मीर से जीत के आए हुए पंच सरपंच जो बीडीसी के चेयरमैन भी बने हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। हर एक को 2-2 PSOs आप प्रोवाइड करो, आप रिव्यू करिए सिक्योरिटी। अगर कुछ जम्मू के कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड हो चुकी है, आप उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है उसमें? चाहे हम भी आते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट की रिव्यू ये कहता है कि रंधावा साहब की मूवमेंट बहुत कम है, ये बाहर बहुत कम जाते हैं, इनकी जान को कोई खतरा नहीं है, वैसे भी कोई खतरा नहीं, ना मैं डरने वालों में से हूँ, ना ही उस वक्त में ये PSOs काम आएंगे जब आई होगी। तो जब आई होनी है तो कहीं पे भी आ जानी है। मुझे लगता है कि सिक्योरिटी एजेंसीज को ये सारा सिनेरियो रिव्यू करना चाहिए। हम यकीनन मानते हैं कि जो कश्मीर में कठिन दौर में भी काम कर रहे हैं उनकी जान को ज़्यादा खतरा है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। पर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड होने के बावजूद भी लैप्स होता है, जैसे ये भूपिंदर सिंह का हुआ है, और इसके पहले हमारा नौजवान जो बांडीपुरा का शहीद हुआ था, पूरे परिवार के साथ उसका कत्ल हो गया था, उसके पास भी 4-4, 5-5 PSO होते थे। मौके पर वो PSO भी कहीं आगे पीछे हुए और उन्होंने घात लगा के हमला कर दिया। और मुझे यकीनन है कि हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने में सक्षम है। और मैं यकीन कहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँगा कि सिक्योरिटी सिनेरियो सबका रिव्यू होना चाहिए। जो लोग लगता है कि घरों में ही बैठे हैं, उनकी मूवमेंट भी कम है, कभी कभार PSOs को अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते होंगे, कभी PSO को ड्राइवर बना लेते होंगे, उन लोगों से सिक्योरिटी विड्रॉ कर लेनी चाहिए। और जो लोग फील्ड में हैं, जो लोग सड़कों पे हैं, जो लोग समय दर समय लोगों के बीच में रहते हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। अच्छा विक्रम जी, अगला सवाल, 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, जम्मू कश्मीर में 4G प्रतिबंध है। जम्मू प्रोविंस का एक ज़िला और कश्मीर प्रोविंस का एक ज़िला जहां पर 4G चल रहा है। हाल ही में एक स्टेटमेंट आती है इसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर में अगर बच्चों को पढ़ाई करनी तो उसके लिए 2G जो है वो पर्याप्त है, उसके लिए 4G की कोई ज़रूरत नहीं। तो एक बात यहाँ समझ नहीं आ रही है, अगर 2G पर्याप्त है तो फिर ये 5G का फाइबर क्यों बिछा रहे हैं? सीधा सीधा कह दीजिए जम्मू कश्मीर की जनता से हम 4G नहीं देंगे, आप फाइबर लगा लीजिए, तो हर कोई फाइबर ही लगा लेगा। ये इसमें मैं तो मानता हूँ कि केंद्र सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को 4G या आने वाले टाइम पे 5G नहीं देंगे। मैटर सब्जुडाइज है, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जब तक हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से सारे ओपिनियंस को लेकर वहाँ पुट अप नहीं करेगी, तब तक सुप्रीम कोर्ट की अगर मैटर सब्जुडाइज नहीं होता, दोनों एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में होता, शायद इसको जल्दी सॉर्ट आउट किया जाता। अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब्जुडाइज है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई टाइम भी दिया है हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप इतने टाइम में हमें रिव्यू करके बताइए कि क्यों वहाँ पर नहीं प्रोवाइड किया जा सकता। और टेम्पररी के तौर पर 2 जिलों में इन्होंने शुरू किया है, वहाँ पर अगर हालात साजगार दिखते हैं, क्योंकि अभी जो हरकतें कश्मीर में हो रही हैं ये रीज़न बन जाता है कई बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर चर्चा का कि आप ये देख लीजिए इतने घिनौने काम भी हो रहे हैं। 4G देंगे तो मिलिटेंट्स के बाद तो ऐसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स रहते हैं और कम्युनिकेशन के सोर्सेज रहते हैं कि उनके लिए 2G भी काम कर जाता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बीच में आ जाती हैं। अदरवाइज केंद्र सरकार जो है जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को बेहतरीन सुविधा देने के लिए दृढ़ संकल्प है। विक्रम जी, यही सवाल मैंने अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी से पूछा था, तो उनका जवाब ये था कि
कोई भी मिलिटेंट अगर इस्तेमाल करता है, उसके पास सैटेलाइट फ़ोन होता है, वो आपके 4G या 2G पर नहीं काम करता है। तो जब अगर इस प्रकार के अगर उनके पास है, तो देखिए आम जनता इस समय परेशान है, विद्यार्थी परेशान है, PDF फाइल आता है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, वीडियो जो है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। एक तरफ तो आप लोग कह रहे हैं कि नहीं डिजिटल इंडिया, एजुकेशन ऑनलाइन होगी, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी तो बेइंसाफ़ी हो रही है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ? क्योंकि कैसे वो लोग पढ़ेंगे, कैसे? आपने खुद आपका भी 2G चलता होगा, तो जब आप कभी मीटिंग में आते होंगे तो कितनी क्लियरिटी कितनी आती है वो आप खुद समझ सकते हैं, बफर कितना होता है। इसमें कोई दो राय नहीं, प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम फेस भी कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए, मिलिटेंसी इफेक्टेड स्टेट के हम लोग नागरिक हैं। हमने 30 वर्षों में वो आग की भट्टी में हम लोग जले हैं जिसकी कभी कोई दूसरे राज्य के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और फिर अभी 5 अगस्त 2019 को एक पूरा तामझाम ही बदल गया है। 170 जो है 70 वर्षों से नाबूद थी यहाँ पर, उसको हटाया गया है। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसीज के इनपुट्स को मद्देनजर रखते हुए इसको मुझे लगता है उसमें रोका गया था। पर अब मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार भी गंभीर है और सुप्रीम कोर्ट में जब अगली कहीं हेयरिंग आएगी तो अगली हेयरिंग में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक, जैसे ये 2 जिलों में अगर खुला भी है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई हैं। तो अब जब मैटर सब्जुडाइज हो जाता है तो वहाँ पर फिर सरकार का कहीं ना कहीं रुख जो है उस पे डिपेंड हो जाता है कि सरकार कोर्ट का व्यू क्या है, कोर्ट क्या व्यू देना चाहता है। अब कोर्ट के व्यू के भी बड़ा कुछ डिपेंड हो जाता है। और हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन जो डिमांड यहाँ से वहाँ पुटअप करेगी, हमारा जो काउंसिल होगा जो वो सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगा, उसके बिना पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आएंगी। और पता है, एक नागरिक होने के नाते मैं खुद मांगता हूँ कि 4G होना चाहिए। विक्रम जी, देखिए यहाँ पर दिक्कत एक और बात पे भी आ रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चल तो 2G रहा है, लेकिन जो प्लान्स आ रहे हैं, अगर आपके पास एयरटेल सिम है, BSNL है, कोई भी सिम है, उसके प्लान्स वही हैं, 4G वाले ही हैं, वो चेंज नहीं हुए हैं। जब सुविधा आप 2G का दे रहे हो तो रिचार्ज भी तो 2G का लीजिए। क्यों जम्मू कश्मीर की जनता को लूटा जा रहा है? क्यों वो 4G का रिचार्ज करवाएं? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता केंद्र सरकार को कहकर क्या ये प्लान्स जो है वो जम्मू कश्मीर में कम नहीं करा सकते? चले खैर, आप 2G दे रहे हैं, लोग 2G में भी खुश है, लेकिन कम से कम उनका पैसा तो बचे, प्लान्स तो कम करवा दीजिए। ये सारा जो है प्राइवेट प्लेयर्स हैं, इनको रिव्यू करना चाहिए केंद्र सरकार को। और मुझे कहीं इनपुट ये भी आए थे कि 2G नाम का ज़रूर है लेकिन स्पीड जो है 4G वाली है। पर हम वो कहते हैं कि लोग वही देखते हैं जो दिखता है, जो नहीं दिखता उसको लोग नहीं मानेंगे। तो अगर आप 4G का प्लान दे रहे हो और 2G प्रोवाइड कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर के साथ धक्का है। तो मुझे लगता है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको केंद्र सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। ये सीधा सीधा करोड़ों का फायदा उठा रही हैं ये प्राइवेट कंपनीज, और नुकसान किसका हो रहा है? आम जनता का। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई तो रानी सफर तो हमेशा आम जनता ही होती है। पर इसको समय रहते हम भी टेकअप करेंगे ऊपर हाई कमांड के साथ कि इन प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर सख्ती लगाई जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि BSNL का जो 2G है वो 2G का ही प्लान चल रहा है। BSNL के साथ आज तक हमने किसी शिकायत सुनी नहीं है, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स हैं तो उनके ऊपर भी केंद्र सरकार को सख्ती करनी चाहिए। चलिए अब मेडिकल पे आते हैं। आजकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है जम्मू का वो सुर्खियों में है, और ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर जो हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। हमारी भी बहुत सारे डॉक्टर से बातचीत हुई, हालांकि वो सामने नहीं आए, लेकिन बहुत डॉक्टर्स का ये कहना है कि उन्हीं के पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है, तो वो इलाज कैसे करें? क्योंकि आरोप डॉक्टर्स के ऊपर लग रहा है, लेकिन वही कोरोना वॉरियर्स जो अपनी जान को खतरे में डालकर कोरोना पेशेंट का इलाज कर रहे, उन्हीं के पास सामान नहीं है। ये ऐसे कैसे चलेगा? फिर जम्मू कश्मीर का मेडिकल जो हेल्थ है वो खुद से बीमार नहीं। जी जी, देखिए LG एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया है। आपने देखा होगा कि हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी आडुल डुल्लू साहब जो हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो स्वयं भी 2-3 दिन लगातार, एडवाइज़र हमारे भटनागर साहब 2-3 दिन लगातार पूरी टीम के साथ ना सिर्फ उन्होंने मेडिकल कॉलेज का दौरा किया, हर नुकन कॉर्नर पे जाके देखा भी और उनसे डिमांड भी की गई कि आपको क्या क्या फैसिलिटी चाहिए। अब ये जो इंटरनल टीम्स होती है ना, जो मेडिकल्स की होती है, ये इनका काम होता है कि ये अपनी डिमांड जो है आगे सरप्राइज वाले को पुट अप करें ताकि वो आगे से गवर्नमेंट से वेल करा के उनको दे। मुझे लगता नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई कमी होगी कि अगर ये औजार उनको चाहिए तो औजार उनको नहीं मिल रहे हैं। अलबत्ता इस वक्त आपको पता ही है कि कोविड का है, प्रेशर बहुत है, और कोविड उसी हॉस्पिटल में ही सिस्टम चल रहा है जो हॉस्पिटल बाकी चीज़ों को भी कैटर करता था। तो कहीं ना कहीं सारी लाइफ जो डिस्टर्ब जो होगी। इसमें गलती किसकी? गलती तो प्रशासन की, क्योंकि आप क्यों नहीं
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते, ताकि उनको जम्मू आने की ज़रूरत ही ना पड़े, नौबत ही ना पड़े। आप वहाँ पर अगर आप किश्तवाड़ से हैं, डोडा, रामबन, सांबा, कठुआ, आप डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए ताकि कठुआ वाला जम्मू ना आ सके। इसमें कोई तरह नहीं, आपका अच्छा पहलू है, इसको बात भी रखी जाएगी आगे कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है उनको एम्पावर करो कि जम्मू पे इतना लोड नहीं पड़े। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे मेडिकल की लाइन में प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जिनके हाई प्रोफाइल क्लिनिक्स हैं, मेडिसिटी है हमारा जेके, फिर एसडीडीएम है, त्रिवेणी है, फिर बीएन है, ये लोग इस वक्त इतना स्लो काम क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं इनको भी अपनी आपको इन्वॉल्व करना चाहिए, एक वॉरियर बन के आगे आना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है हमें भी कोविड के टेस्टों की परमिशन दे। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, हम भी क्वालिफाइड लोग लगाएंगे जो टेस्ट करें, प्रोवाइड करें, और अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसका ट्रीटमेंट भी हम करें अगर रिक्वायरमेंट है तो, ताकि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के ऊपर कहीं ना कहीं बोझ कम होगा। और मुझे लगता है आज हमारी सेक्रेटरीट में भी किसी लेवल पे बात हुई है और उन्होंने इस बात को समझा है कि ये बात होनी चाहिए। तो मैं भी टेकअप करूंगा, जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं मेडिकल की लाइन के, उनसे हम बात करेंगे कि आप अपनी एसोसिएशन की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए एलजी साहब को कि हम लोग भी सर्व करने को तैयार हैं। हमारे क्लिनिक्स हैं, सारे फैसिलिटीज़ हमने प्रोवाइड की है, सारी मशीनरी हमारे पास है, ऑपरेशन थिएटर्स हैं, स्टाफ है, नर्सिंग ऑर्डरलीज हैं, डॉक्टर्स हमने एंगेज किए हुए हैं। सबको मेडिकल कॉलेज जाने की ज़रूरत क्यों है? सबको नारायणा या बत्रा हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत क्यों है जब डोर स्टेप में मैं प्राइवेट में बैठा हूँ? ठीक है, गवर्नमेंट रेट फिक्स कर दे कि बहुत ज़्यादा उस पर हाईअप नहीं होना चाहिए कि अब किसी को ये लगेगा कि वो जान ही उधेड़ लेंगे इस वक्त, क्योंकि कोविड का टाइम है और इस वक्त जितनी ज़्यादा हो सके तो पेशेंट के प्रति सहानुभूति हो, वो होनी चाहिए। सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिर्फ गरीबों के लिए है जिनके पास पैसा है? क्या उनके लिए नारायणा है? अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप ही के पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना, वो भी नारायणा हॉस्पिटल में गए। अगर वही रविंदर रैना अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इलाज करते तो लोगों का भरोसा वहाँ पर रहता, क्योंकि इस समय लोग कह रहे हैं कि मालूम नहीं हम अंदर जाएंगे कहीं हमें कोविड ना हो जाए। अगर इस प्रकार के अगर पार्टी के आला अधिकारी, अध्यक्ष आपकी पार्टी के, अगर वो वहाँ पर इलाज करते, बड़े बड़े ऑफिसर्स वहाँ पर इलाज कराएं, तो लोगों का भरोसा जो है वो जीएमसी से हटेगा नहीं बल्कि और दृढ़ होगा। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अपने रविंदर रैना जी जब पॉजिटिव हुए थे तो उसी वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने लेवल पे, रविंदर रैना जी की कोई चॉइस नहीं थी कि मुझे बत्रा भेजो या नारायणा में भेजो या मेडिकल कॉलेज भेजो। ये उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना चाहिए था कि हमें इनको कहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जहाँ वो लेके गए वो चले गए और उनको ऐसा सच प्रॉब्लम कोई ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ पॉजिटिव आ गए थे और उन्होंने वहाँ ट्रीटमेंट कोई नहीं लिया, सिर्फ अपने आप को आइसोलेट करके क्वारंटाइन किया है, जो वो घर पे भी शायद कर सकते थे उस वक्त। लेकिन हवा इतना बन गया था, स्टेट प्रेसिडेंट है, आओ चलाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं खुद जाके उनका हाल पता करूं, खुद उनसे बात करूं। उन परिस्थितियों में उनके स्टेटस को देख के मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आइसोलेशन कहाँ रखी जाए, तो वहाँ रखा गया था। अगर वो मेडिकल कॉलेज में रहते तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि सैकड़ों उनके चाहने वाले रोज मेडिकल कॉलेज पहुँच जाते, उनको कौन रोकता? वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता, क्योंकि अब वो उस जिम्मेवारी पे है, यहाँ पर हर कार्यकर्ता की उनके साथ सहानुभूति जुड़ी हुई है। तो आम व्यक्ति का नारायणा पहुँचना मुश्किल था। सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, प्राइवेट एजेंसी भी उनको देख रही है, तो उनको ये लगा था कि वो वहाँ पर है। मैं यकीनन कह सकता हूँ अगर रविंदर रैना जी मेडिकल कॉलेज में चाहे ICU में भी होते ना, तो शायद मेरे ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता रोज मेडिकल कॉलेज पहुँचे होते, क्योंकि मेरी सहानुभूति उनके प्रति है, मेरी पार्टी का अध्यक्ष है, वो ठीक नहीं है तो मैं उनका हाल पता करने चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं उस वक्त जो निर्णय एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया बेहतरीन निर्णय था, इसको प्रिक करके देखने की जरूरत है नहीं है। आज भी रविंदर रैना जी स्वस्थ होने के बाद भी मेडिकल कॉलेज में अपने कई लोगों का हालचाल पता करने जाते हैं, उनको ये दुविधा थोड़ी कि मैंने मेडिकल कॉलेज नहीं जाना है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन ने उस वक्त फैसला लिया, उन्होंने माना, ना ही उनकी अपनी ख्वाहिश थी कि मुझे नारायणा भेजो, ना उन्होंने जिद की कि मुझे कहीं ऐसी जगह भेजो जहां मुझे कोई देखने ना आए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फैसला लिया और उस वक्त के हिसाब से फैसला बेहतरीन था। विक्रम जी, मेरा आखिरी सवाल, एम्स अभी तक नहीं बना और विपक्ष कह रहा है कि वो एम्स जिसका 5-5 बार उद्घाटन कर गई है भारतीय जनता पार्टी, अगर वो एम्स अभी तक बन गया होता तो शायद अभी नज़ारा कुछ और होता, मेडिकल फैसिलिटीज़ और बेटर हो सकती थी, मेडिकल कॉलेज पर इतना प्रेशर, इतना बर्डन जो है वो नहीं पड़ता। देखो, विपक्ष का तो करैक्टर ही कोई नहीं है। मैं साथ बताऊँ, जम्मू कश्मीर में विपक्ष है कहाँ? अस्तित्व क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस की जड़ें खत्म हो चुकी हैं। कांग्रेस पहले ही कश्मीरियों की पिठ लगू होती थी, यहाँ अस्तित्व कोई नहीं है। अब सिर्फ है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम होते को बुराई कैसे करनी है। इस एम्स की कांग्रेसी के लोग तो कभी खानदान भी इनका कल्पना नहीं कर सकता था कि हम जम्मू को एम्स देंगे। जैसे एम्स हमने लाया, फिर उसके बाद ज़मीनों को कैसे लिया,
कौन सी ज़मीनें थी, किनके कब्जे में थी, कैसे उनसे खाली करवाई गई, और कोई 4-5 बार उसका उद्घाटन नहीं किया गया है। एक ही बार उसका शिलान्यास हुआ है, और उसके शिलान्यास करने के 1 महीने के बाद वहाँ पर ये कोरोना वाली प्रॉब्लम आ गई है। और उसके बावजूद भी पिछले 2.5 महीने से आप देख सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है पूरे तरीके से वहाँ कार्यरत है, वो काम कर रहे हैं, इसको समय रहते तैयार होगा। अब इनसे बौखलाहट है कि ये चाहते हैं कि आज प्रॉब्लम आई है तो ये हॉस्पिटल पहले क्यों नहीं बना है। 5 मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर के अंदर ये किसने दिए हैं? ये हमने दिए हैं। ये लोग खुद सरकारों में रहे थे, ये मेडिकल कॉलेज भी नहीं और बना सके। आज किश्तवाड़ में मेडिकल कॉलेज है, आज कठुआ में मेडिकल कॉलेज है। आप देख सकते हैं कि ये डेवलपमेंट कहाँ से हुई, ये किसने दिए? ये केंद्र सरकार ने दिए, और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने बकायदा, और कठुआ का डिग्री कॉलेज तो काम भी कर रहा है इस वक्त, वही आप किश्तवाड़ के डिग्री कॉलेज की है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि कांग्रेसियों के पास है कुछ नहीं है, बस बौखलाहट आती है तो बौखलाहट में वो ऐसी हरकतें, ऐसे बयान देते रहते हैं, क्योंकि नाच रहे जाने आंगन टेढ़ा। बस चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमसे बातचीत कर रहे थे विक्रम रंधावा, और इनसे हमने वो तमाम सवाल आज किए हैं, क्योंकि ये रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और देखिए, मेडिकल फैसिलिटी में दिक्कत तो है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत डॉक्टर्स को आ रही है, क्योंकि देखिए हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर्स पर आरोप लग रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि अंदर इलाज सही नहीं हो रहा है। क्या किसी ने ये भी सोचा कि क्या डॉक्टर्स के पास वो प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं, वो साजो सामान है जिससे वो इलाज जो है वो मरीज़ का कर सके? ये प्रशासन को सोचना होगा, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। और सवाल यहाँ पर ये है, सबसे अहम सवाल, कि 1 साल से ज़्यादा हो चुका है जम्मू कश्मीर में 4G सेवाएं बाधित है। जम्मू का एक ज़िला और कश्मीर का एक ज़िला, 2 ऐसे ज़िले हैं जहां पर 4G सेवाएं चल रही हैं। अगर 4G सेवाएं बाधित हैं, 2G सेवाएं चल रही हैं, तो ये 5G का फाइबर क्यों बिछाया जा रहा है? ये किसके कहने से बिछाया जा रहा है? अगर जम्मू कश्मीर के लोग तो यही कह रहे हैं कि भाई साहब ये तो हमें ठगा जा रहा है, और इस पर प्रशासन को सोचना चाहिए। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग प्लान्स को कम कर दीजिए, अगर आप 2G दे रहे हैं तो 4G का रिचार्ज ना करवाएं। आप लोग देखते रहिए आर्ली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।